साल पहले प्रेशराइज में आके मेरे हस्बैंड ने जो है ना सुसाइड कर दिया। फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर भी कई किस्में, 10 से 12 किस्में ऑलरेडी हमारे सामने आ चुकी हैं। कोई बंदा अफ्रीका में बैठा होगा, क्राइम वो करेगा पाकिस्तान में। इट इज़ क्राइम विदाउट बॉर्डर्स। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों को ये अनवा लूट है। नहीं कहे कि जाके पैसे लाइन में लग के पैसे दिए थे, इतना फ्रॉड हो रहा था वो। ये जो हुए कब्जे, ये रेलवे मुलाजमीन की तावन के बगैर नहीं मुमकिन। 67% ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर ये ओवरएज्ड। इस साल 55 अरब रुपए का खसारा। जो ब्रिजेस हैं वो ER का शिकार हैं। आप लाहौर से निकलें, रावी का ब्रिज है, आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से ट्रेन लेके नहीं जा सकते। उसको अपने कमरे में बहुत बेदर्दी के साथ ज़बह किया। हमारे ख्वाजा जो है वो गैर महफूज है और वो कत्ल पे कत्ल हो ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी तमाशा देख रहे हैं। अगली टारगेट आप होंगे अगर आपने इसके ऊपर किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की। 6 साल डी मैं वो साडे बच्चे ना किधर कीते ने और साडे बच्चे देन सुबह असी दवाई हैर करानी है। क्यों करानी दे आंदे ने साडे पुत्तर लापता हो गए ने। मैं चोरी रोनी हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने साल 2024 में भी ये खोज लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में आम लोगों की जमा पूंजी लूट लेने का रिवाज क्यों परवान चढ़ रहा है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। आजकल हमारे खास तौर पर नौजवान तालिबे इल्म फ्रॉडियों के निशाने पर क्यों हैं। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने बेबस क्यों हैं। हर साल हजारों अरब लूट लिए जाते हैं। रावलपिंडी की रिहायशी आयशा मसूद गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन कर्ज देने वाली एप्स का निशाना बनने वाले हजारों खानदानों में शामिल एक छोटे से खानदान की खातून सरबराह हैं। मोहम्मद मसूद ने 70,000 रुपए के कर्ज पर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए बमा सूद वापस किए, लेकिन कर्ज देने वाली कंपनियों की ब्लैकमेलिंग इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन मोहम्मद मसूद की नाज़ेबा तस्वीर शाया कर दी गई, जिसके बाद दिलबर्दाश्ता नौजवान ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मेरे हस्बैंड जब जॉब प्लस थे तो उन्होंने कुछ ऐप से लोन लिया। ऐप वालों ने ये कहा था कि 60 दिन के बाद रिटर्न करना आपने, लेकिन 20 दिन के बाद ही उनके मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड साथ साथ पे करते रहे और उन्होंने 2 ऐप्स का उतारने के लिए मज़ीद 2 ऐप से लिया। 4 ऐप्स थी इसमें इन्वॉल्व थी। अभी 4 ऐप से वो पेमेंट लेते रहे, लेकिन वो लोग बढ़ाते गए मुसलसल और 1 साल के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपया मेरे हस्बैंड पे कर चुके थे। और वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब पर हम आपकी ये पिक्स भी शेयर करेंगे और आपका ये भी बताएंगे कि आपने हमसे लोन लिया हुआ है। इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करते रहे कि प्रेशराइज में आके मेरे हस्बैंड ने जो है ना सुसाइड कर दी। गुज़िश्ता 6 बरसों में 600 अरब रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है और आज भी रोजाना 400 से ज्यादा अफराद फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लूटमार में मसरूफ ऑनलाइन कर्ज देने वाली 176 ऐप्स को गैर कानूनी करार देकर गुज़िश्ता बरस बंद किया जा चुका है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने एक ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान का खोज लगाया जो QNet नामी जाली कंपनी का निशाना बने और फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ इस्लामाबाद में ऐसे लातादाद लोग हैं जो इस कंपनी के हाथों लुट चुके हैं और उन्होंने आगे बढ़कर इस फ्रॉड का पर्दा चाक करने का फैसला कर लिया। मेरे साथ मेरा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, उसने और वही तरीका पहले मैं उससे ज़ाहिर हम कैफ़े में मिल रहे हैं तो वो लैपटॉप पे लगा हुआ है
अब वहाँ से दिखा रहा है, बता रहा है कि यार ऐसे होता है, इस तरह काम होता है, वैसे काम होता है। मैं भी सुन रहा हूँ, होते होते वही चीज़ हुई है। 30 डेज़ बाद या 40 डेज़ बाद कॉल आई है, यार डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, तो ये है जो तुम्हें काम मैंने बताया था यार, वो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत पोटेंशियल है इसमें, तो तुम भी इसको ट्राई करो ज़रा। अब मैंने भी कहा यार मैं बिज़ी होता हूँ, मसरूफ़ टाइम नहीं होता। तो उसने कहा कि भाई टाइम निकालना मेरा काम है, मेरी हेडेक है, क्योंकि उसने वो एक चीज़ में फोर्स करते कि यार मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो फ़ौरन सबसे पहले आपको भेज देते हैं SOPs। उन SOPs का 2 मकसद है। सबसे पहले टाइम बाय करना, ठीक है, टाइम इसलिए बाय करना क्योंकि आप जो पैसे देते हो उसका रिफ़ंड टाइम होता है 7 डेज़। अब वो 15 से 20 SOPs हैं जो कि 7 दिन में कभी पूरी नहीं हो सकती। और उन SOPs का आखिरी जो हिस्सा होता है वो होते हैं, उसमें आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं। और जब मैंने खैर वो पढ़ी तब मैंने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार तुमने तो मुझसे इसी तरीके से बात की थी। तो मतलब मुझे लगा भाई तुम शायद मेरे बड़े मतलब मेरे पे भला कर रहे हो जो तुम मेरे बिज़नेस में ला रहे हो, बड़ी तो बिज़नेस नहीं है, ये तो ये चीज़ है। फिर उसने मुझे कहा यार नहीं स्क्रिप्ट है, ये वो तरीका होता है बात करने का, हर सवाल का इसमें जवाब लिखा हुआ है। तो मैंने देखा यार जो मैंने सवाल किया था उसका भी जवाब लिखा था और उसमें मेरे दोस्त ने भी वही जवाब दिया। तो वहाँ से मुझे लगा यार तो फ्रॉड है सारा। इस्लामाबाद के पोश इलाकों में जारी फ्रॉड और धोखाधड़ी के इस कारोबार में शामिल अफराद के बारे में उमैर अब्बासी बताते हैं कि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनके लिबास, गाड़ियों और महंगे रेस्तोरानों में डिनर और लंच से अंदाजा लगाया जाता है कि ये बहुत आसूदा हाल हैं और जिस कारोबार की तरफ वो दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं उसमें वाकई बहुत मुनाफा है, जिससे कोई भी ऐसा शख्स फौरी तौर पर हासिल कर सकता है जो इस कारोबार का हिस्सा बन जाए। जब तक आप पैसे दे नहीं देते तो ये आपको नाम भी नहीं बताते कंपनी का, क्योंकि ऐसी कंपनी इसको आप गूगल करेंगे ना तो उसके सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। ये इंडिया में बैन है, इंडिया में अच्छे हज़ारों करोड़ों का इन पर फ्रॉड हुआ, इंडिया में धक्के मार के बाहर निकाला। सऊदीया में ये बैन है, आपका कनाडा में ये बैन है, अमेरिका में बैन है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब FIA साइबर विंग के सरबराह वकारुद्दीन सैयद से पूछा कि क्या वजह है कि वफाकी तहकीकाती इदारा जो सन 2016 से साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे जराइम के खिलाफ जंग में मसरूफ है, इस्लामाबाद में भी इस फ्रॉड को नहीं रोक सका, तो साइबर विंग के सरबराह का कहना था हमारा जितना भी काम है फाइनेंशियल फ्रॉड का वो है डिजिटल, यानी लोगों के पैसे डिजिटली फ्रॉड हुआ होता है। आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे गए होते हैं, तो उसका एक डिजिटल पाथ होता है, एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। उसको जब हम रिवर्स करते हैं और वो पैसे जब उनको वापस रिसीव हो जाते हैं, जब रिकवरी हो जाती है, तो लोग इसमें नहीं इंटरेस्टेड होते कि उस केस को लेकर फिर वो अदालत में जाएं। एक नए किस्म का क्रिमिनल है और एक नए किस्म का कंप्लेनेंट है। ये उनके मसाइल हैं डिजिटल फ्रॉड के साथ और ये डिजिटल क्राइम के साथ। तो इसमें भी कानून साजी करनी पड़ेगी, इसमें भी इस चीज़ को आगे लेकर जाना पड़ेगा, तब ही हम जा सकेंगे इन लोगों को सज़ा देने की। हम इन्वेस्टिगेट्स ने एक ऐसे IT माहिर का खोज लगाया जो खुद फ्रॉड के मुकदमात में मुलजिम की हैसियत से 11 माह तक का अरसा जेल में गुजार कर कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा होकर आया है। कोई भी ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल अल्टीमेटली उसमें फ्रॉड ही करना है, ये तय है। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक QNet नामी कंपनी का शिकार बनने वाले अफराद में से तकरीबन 90% लोग 7 से 9 लाख रुपया फी कस बर्बाद कर चुके हैं। हमने तकरीबन 65,000 उनको हमने दिया था। उन्होंने हमें पेपर पे हमसे सिग्नेचर लिए थे। इंग्लिश में पेपर था कि आप हम पे कोई वो नहीं कर सकते, कि हमने आपको खुद बुलाया, सिर्फ आप अपनी मर्जी से आए हैं। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, हमारे यहाँ इसका काम भी जोरों शोर से जारी है। 20 अरब डॉलर तक क्रिप्टो की सरमायाकारी हो रही है और ये इस तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि ये रेगुलेट बिल्कुल नहीं है, किसी कानून के एम्बेड में नहीं आती, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। क्योंकि 700 अरब डॉलर का पूरी दुनिया का इसका एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एक्सचेंज है। 40 लाख से ज़ायद लोगों ने मुख्तलिफ फोरम पर शिकायत की हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड करने वालों ने सेंट्रल पंजाब को अपना निशाना बनाया और इस फ्रॉड को रोकने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम बात करें तो उसमें आपका 30% फ्रॉड जो है वो सिर्फ क्रिप्टो को यूज़ करते हुए हो रहा है।
आपका 30% फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हो रहा है, और क्रिप्टो को चेक करने का इस फ्रॉड को आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आईटी के माहिरीन का ख्याल है कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में अक्सरियत लालच ज़दा लोगों की है, जो हर वक्त इजी मनी के लिए सोचते रहते हैं। इन लोगों की अक्सरियत सोशल मीडिया पर जालसाजों और फ्रॉडियों के जारी करदा पुरकशिश इश्तिहारात से मुतासिर हो जाती है और फौरी तौर पर फ्रॉडियों के फैलाए हुए जाल में फंस जाती है। हमारे यहाँ लालच होता किस चीज़ का? पैसा कमाने का। जैसे आजकल जो भी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की, वहाँ पे लोगों को लालच इस चीज़ का दिया जाता है कि आप पैसे जल्दी कमा लें। यानी आप इसमें एजुकेशनल बातों पे भी आ सकते हैं। कोई एजुकेशन कोई कहता है कि ये सर्टिफिकेशन कर लें, ये आप काम कर लें, कल आप $50,000 कमा लें। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये चीज़ असल में पॉसिबल नहीं है, वरना तो फिर आज हर बंदा मिलियनियर होता। गुज़िश्ता बरस FIA ने गुजरांवाला में एक गैंग को गिरफ्तार किया जो कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय के रूप में लोगों के अंगूठों के निशानात जमा करता था। ये लोग अंगूठों के निशानात को एक खास कागज पर उतार लेते हैं, जिससे सिलिकॉन का एक मसनूई अंगूठा उन्हीं निशानात के साथ तैयार कर लिया जाता है और अंगूठे वाले शख्स के नाम पर जाली फोन सिम हासिल कर ली जाती है, जो फ्रॉड के मजीद कामों में आसानी के साथ इस्तेमाल हो जाती है। हैरानकुन बात यह है कि फ्रॉडियों ने बैंकों के कई मकामी मुलाजिमीन को भी अपने साथ मिला रखा होता है, जो मुख्तलिफ कामों में उनकी मुआवनत करते हैं। गुज़िश्ता बरस सरगोदा, जंग, चिन्योट, पिंडी, भटियां, हाफिजाबाद, गुजरात, चीचा बतनी, लैया, खानेवाल और शेखुपुरा से कई ऐसे गैंग्स को गिरफ्तार किया गया जिनके पास 4-4 कनाल की महलातनुमा कोठियां थीं और जिन्होंने उन कोठियों में बाकायदा कंप्यूटर लैब बना रखी थी, जहां पर सिलिकॉन के जाली अंगूठों और जाली ATM कार्ड्स और बायोमेट्रिक मशीनें मौजूद थी। दूसरी तरफ FIA को वसाइल और अफरादी कुव्वत में कमी का सामना है। पूरे पाकिस्तान में FIA की साइबर विंग के 15 दफातर हैं और हर शहर में फ्रॉडी गैंग्स के दर्जनों अड्डे कायम हैं। रिसोर्सेज कम होते हैं, हमेशा मैन पावर हमेशा कम होती है, बट हमारे कोशिश कर रहे हैं लोग जितनी ज़्यादा बेहतरी उसमें लाएं। अभी उसमें कोई नया कानून भी एक आया है, नए रूल्स भी आए हैं, जिससे और शायद उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इस फील्ड की। जिस तरह हजारों अक़साम के हाईटेक फ्रॉडियों और धोखेबाजों ने मुल्क के अंदर और बाहर से पाकिस्तानियों पर यलगार कर रखी है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान रेलवेज बद इंतजामी, बद उन्वानी, अकरवा परवरी और सबसे बढ़कर नजरअंदाज किए जाने की एक तवील दास्तान, जिसको सुनने वाला तक कोई नहीं मिलता। पूरी दुनिया रेलवे को माहौल दोस्त और सस्ता जरिया सफर समझकर अपना रही है, और एक हम हैं कि 77 साल पहले बनाई गई रेल की पटरियों तक को उखाड़ रहे हैं। शायद किसी दूसरे इदारे की किस्मत में इस किस्म का इस्तेमाल और लावारिसपन नहीं आया, जैसा मुसलसल कई दिहाइयों से पाकिस्तान रेलवे की अपनी किस्मत में लिखा हुआ मिलता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि रेलवे मुल्क का बदउन्वान तरीन इदारा है और 20वीं सदी में 18वीं सदी की रेल चलाई जा रही है। हम इन्वेस्टिगेट्स को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक साल 2021 में मजमूई खसारा 47 अरब रुपए था। साल 2022 में 32 अरब रुपए रहा। फिर साल 2023 में मजमूई खसारा 48 अरब तक पहुंच गया और रवां साल पाकिस्तान रेलवे के मजमूई खसारे का तखमीना 50 से 55 अरब रुपए तक लगाया जा रहा है। इस साल 55 अरब रुपए का खसारा
रेलवे थ्रो अप कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि रेलवे के लोगों ने, टेक्निकल लोगों ने, रेलवे के प्रोफेशनल लोगों ने, रेलवे की निचला जो स्टाफ है, ये ट्रेनें चला के इस ख़राब सिस्टम के ऊपर 87 बिलियन रुपया रेवेन्यू भी कमाया। आज पाकिस्तान रेलवे का कोई विफाकी वजीर नहीं। विफाकी काबीना की फहरिस्त में ये महकमा वजीर आजम की निगरानी में है। अभी आप गवर्नमेंट की सीरियसनेस देखें कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक रेलवे का कोई मिनिस्टर मुकर्रर नहीं किया। मतलब इनकी संजीदगी रेलवे को बेहतर करने के लिए ये है कि रेलवे का कोई मिनिस्टर नहीं है। हर वो साबिक विफाकी वजीर रेलवे जो फिर वजीर रेलवे बनना चाहता है, किसी फोरम पर पाकिस्तान रेलवे की हालत जार पर एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने तकरीबन हर उस साबिक वजीर रेलवे से बात करने की कोशिश की है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। किसी एक ने भी इस मौजू पर बात करने की हामी नहीं भरी। अक्सर व बेशतर हम पाकिस्तान रेलवे का मवाजना पड़ोसी मुल्क की रेलवे से शुरू कर देते हैं। शायद इसकी वजह से बर्रे सगीर में रेलवे की तारीख है। तकसीम के बाद वजूद में आने वाले दोनों ममालिक ने अपने अपने जुग्राफिये और हालात के पेश नजर रेल के इस निजाम को देखा और इसके मुस्तकबिल के फैसले किए। 1947 में और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए तो इमीडिएटली हमारा जो पर्पस था वो चेंज हो गया। हमें वो चेंज हमने बड़ी अच्छी तरह अडॉप्ट किया। मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क के ट्रेड एंड कॉमर्स को, मुल्क की ये जो माल बर्दारी है या पैसेंजर्स को ले जाना है, वो बड़े अच्छे तरीके से हमने वो स्ट्रेटिजिक से निकल के इसको इस्तेमाल किया। और ये जो कराची का पोर्ट है, और उस ज़माने में एक ही पोर्ट था, और फिर ये जो हिंटरलैंड है पंजाब में और सिंध में और केपी और अफ़गानिस्तान तक, हमने बड़ा अच्छा काम किया। तहकीकात का सरकारी जायजा ये बताता है कि इस साल खसारा 50 अरब से ज्यादा होगा। अगर आदादो शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे को 2011 से लेकर रवा माली साल तक 400 अरब रुपए से ज्यादा माली खसारे का सामना है। 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, रोड बन गए हमारे यहाँ, रेल नहीं बनी। विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन रेलवे पाकिस्तान रेलवे के तारीखी खसारे को अलग नजर से देखते हैं। 2022 के बाद लोगों को पूरी पेंशन नहीं दे पाए। हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें एडिशनल फाइनेंसिंग ग्रांट यूनिट को इन्हांस की जाए ताकि वो लायबिलिटी हम क्लियर करें। 77 सालों से जितने भी हुक्मरान आए हैं, जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इसी तरह उन्होंने इस रेलवे के साथ भी खिलवाड़ किया। 8000 किलोमीटर पर फैली रेल की पटरी में से 70% महफूज सफर के काबिल नहीं। 67% ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर ये ओवर एज्ड, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स ने हमें और काफ़ी नुकसान हुआ। जो 2022 का फ्लड था, 35 दिन तक हमारी सर्विसेज मुअत्तल रहीं, कोई ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं थी और वो पूरा ट्रैक 2-3 फुट पानी के नीचे डूबा रहा। लोहे से बने हुए तमाम पुल अपनी तिबई मुद्दत पूरी कर चुके। ब्रिजेस के ऊपर ER लगी हुई हैं, सिवाय 1-2 ब्रिजेस को छोड़ के, जिसमें एम्प्रेस ब्रिज है, उस पर आपकी ट्रेन जो है वो परमिसिबल स्पीड पे गुजरती है 105 किलोमीटर फी घंटा। या फिर आपका चनाब का ब्रिज है जो अलेक्जेंड्रा ब्रिज गुजरात और वजीराबाद को मिलाता है। इनकी हालत पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर है। इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं वो ER का शिकार हैं। आप लाहौर से निकलें, रावी का ब्रिज है, आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से ट्रेन लेके नहीं जा सकते। ट्रेन का टाइम पर ना पहुंचना और उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट और सरकारी और नीम सरकारी जो दूसरे गुड्स के अदारे हैं, उनकी मुदाखलत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका है। वरना मैं समझता हूँ कि रेलवे प्रॉफिट में आ सकती थी। पाकिस्तान रेलवे के साथ साल हा साल से जुड़े हुए करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात
और वाकयात की तफसील इंतहाई तवील महसूस होती है। जितना अब इस रेल के पास ट्रैक मौजूद है, हैरान कुन बात ये है कि हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ ओहदेदारों, माहिरीन, तहकीकात करने वालों की तरफ से ऐसे लातादाद इल्जामात को दोहराया गया है, लेकिन कभी भी ये मालूम नहीं हो सका कि इन इल्जामात के बाद किसी किस्म की तहकीकात की कोशिश की गई हो, और अगर ऐसा किया गया तो इसके बाद क्या नताइज बरामद हुए। अगर इन इल्जामात की छांटी कर ली जाए और महज 10% को ही बयान कर दिया जाए तो भी एक तवील कहानी बयान की जा सकती है। मिसाल के तौर पर पिछले 10 वर्षों में रेलवे के 595 अहलकारों को करप्शन के शदीद इल्जामात का सामना था। कोई नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकला। इन्हीं 10 वर्षों में दर्जनों ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा स्टेशन बंद कर दिए गए और तकरीबन 3 दर्जन शहरों में ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल की जा चुकी है। बंद इसलिए हुए कि गवर्नमेंट के पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी जो इसमें डालें। अब उसकी वजह से 15 किलोमीटर पे फी घंटा ट्रेन चल रही है, 20 किलोमीटर पे चल रही है। तो ट्रेन 30 किलोमीटर के लिए तो नहीं बनी। ट्रेन तो कम से कम 110-120 किलोमीटर तो जाए ना। अगर आपकी लाला मूसा मलिकवाल सरगोदा लाइन 110 किलोमीटर पे फिट हो जाए, आप मानेंगे नहीं, कोई बस पे नहीं जाएगा। शानदार मंसूबाबंदी के नतीजे में खानेवाल लाहौर सेक्शन दुनिया का वाहिद रेलवे ट्रैक बन गया जिस पर बिजली का इंजन एक सिमत जा तो सकता था, वापस न आ सकता था। चुनांचे पूरा निजाम ही डीजल इंजन पर शिफ्ट करना पड़ गया। आप हमसाया मुल्क की बात कर लें, ऑलमोस्ट 90% उनका जो रेलवे 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा उनका रेलवे ट्रैक है और ऑलमोस्ट वो 90% जो है उनका ट्रैक जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हम इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होने के बावजूद हमारे पास लाहौर से खानेवाल जंक्शन तक 1970 से लेके 2011 तक बिजली की ट्रेन चलती थी, जिसको हमने एक माफिया के अंडर आते हुए उसको ख़त्म कर दिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि ML1 का मंसूबा तो मौजूद है, उसकी मॉडर्नाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट का, पर वो मंसूबा भी बेस कर रहा है डीजल हॉल के ऊपर, यानी कि उसको जो ट्रेन चलाएगी, इंजन चलाएगा, वो भी डीजल लोकोमोटिव होगा। रेलवे की मिल्कियती जमीन जो 1,68,858 एकड़ से जायद है, इसमें से 30 अरब रुपए मालियत की जमीन जिसका रकबा 4,741 एकड़ पर मुहित है, कब्जा ग्रुपों ने हथियार रखा है और रेलवे इंतजामिया ये कब्जा छुड़ाने के काबिल नहीं। ये जो हुए कब्जे ये रेलवे मुलाजमीन की तावन के बगैर नहीं मुमकिन थे, जो हर साल से कब्जे इतने हो चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जी लोगों ने खुद ही आके कब्ज़ा कर लिया, लोग शामिल होते हैं और फिर ही ये इस तरह की वारदात होती है। पाकिस्तान रेलवे की कहानी के जितने भी वर्क उल्टाए जाएं, एक मुस्तकिल नाकामी और बेबसी साथ साथ सफर करती मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद और बेहतरी के इम्कानात भी मौजूद नजर आते हैं। एक ऐसा ही जबरदस्त मौका दोस्त मुल्क चीन के साथ ML1 नामी मंसूबे में मिला। अगरचे ये मंसूबा अभी शुरू नहीं हो सका, लेकिन इसके खदोखाल से वाज़े होता है कि अगर ये मंसूबा शुरू हो गया तो पाकिस्तान रेलवे की तारीख बदल जाएगी। ML1 एक प्रोजेक्ट आया जो कि हमने चाइना के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें हमने चाइना के साथ एक जॉइंट स्टडी की कि यार पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस्म का होना चाहिए। आगे जाने के लिए पाकिस्तान ने अगर डेवलप करना है, अगर इंडस्ट्री ने डेवलप करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने करना है, एग्रीकल्चर ने करना है, ट्रेड कॉमर्स ने करना है, आगे कैसे जाएं। उस पे ये कंसेंसस हुआ चाइना और पाकिस्तान में कि जी बग़ैर रेलवे के एक तकड़ा सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम, रेलवे नेटवर्क के बग़ैर
पाकिस्तान की इकॉनमी आगे नहीं जा सकती। इसमें शक नहीं कि ये कहानी हमें परेशान कर देने के लिए काफ़ी है कि किस तरह एक इंतहाई अहम कौमी अदारे को तबाह बर्बाद किया गया है। इसमें भी शक नहीं कि किस तरह रेलवे को मुनज़्ज़म करप्शन का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया में रेल को आसानी और खुशहाली का सिंबल समझा जाता है और शुरू में हमारे यहाँ भी यही समझा गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये अदारा नज़रअंदाज होता रहा। हमने इस अदारे की ज़रूरियात को पूरा ना किया, ना ही इसको तरक्की दी गई, बल्कि रेलवे की तारीख में शायद ये पहली बार हुआ कि हमारे यहाँ रेलवे की पटरियाँ उखाड़ दी गईं और जो पटरियाँ तकसीम के वक्त थीं वो भी कम हो गईं। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतों ने रेलवे को तरक्की देने के बारे में कभी नहीं सोचा। हमने सड़कें बनाई, हमने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम बेहतर किया, लेकिन रेलवे को नज़रअंदाज कर दिया। इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि किस तरह दूसरे अदारों को उस तबाही से बचाया जा सकता है जो रेलवे के हिस्से में आई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण भी बाकी है, और वो उम्मीद कैसे बाकी है। 2014 में चाइना और पाकिस्तान ने CPEC के तहत ML1, ML2 और ML3 नाम के 3 प्रोजेक्ट्स का मुआहदा किया। बदकिस्मती से ये मुआहदे अभी तक सिर्फ मुआहदों की सूरत में हैं, इन पर अमल नहीं किया जा सका। अगर इन पर अमल हो जाता है फिर ये वही रेल होगी जो हमारे कौमी इदारों को, हमारी इंडस्ट्री को और हमारे दफाई इदारों को मावनत फराहम करेगी, माल बर्दारी में उनके लिए सहूलत पैदा करेगी। देखिए, एक उम्मीद बाकी है और उम्मीद है कि ये उम्मीद इंशाल्लाह पूरी होगी। बहुत बड़ा जो इशू जो ख्वाजा सरा फेस कर रहे हैं वो बदतखोरी का है। एक जनाजे में ऐसा हुआ था कि कोई तैयार नहीं था, फिर एक मौलवी को हमने पेमेंट पे राजी किया। पैसे कितने दिए? 50,000। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक डिवीजन पेशावर में पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 150 से जायद ट्रांसजेंडर्स को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा चुका है। ट्रांसजेंडर्स की जान इस कदर सस्ती क्यों है? कोई भी इस अहम तरीन मसले पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट्स ने इस अहम तरीन मौजू पर तहकीक की है। पेशावर जहां मुतशद्दिद ग्रोहों में जंग मध्यम पड़ रही है, वहीं एक और महाज पर हलाकतों का सिलसिला फैल रहा है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में पेशावर शहर में 140 से जायद ख्वाजा सराओं को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है, सिवाय एक मुल्जिम के जिसको 5 साल कैद की सजा हुई। किसी दूसरे जिम्मेदार को सजा नहीं दिलवाई जा सकती। अगर किसी ने तशद्दुद किया वो भी बाहर है, किसी ने रेप किया वो भी बाहर है, किसी ने बाल कटवाए वो भी बाहर है, किसी ने नाज़ेब वीडियो बनाए वो भी बाहर है, किसी ने बत्ती ली वो भी बाहर है, और किसी ने हमें हमारी गवर्नमेंट भी चुप है, हमारी पुलिस भी चुप है। और पुलिस के साथ जब भी वो समझते हैं कि ख्वाजा सरा जो है ना ये इंसान ही नहीं है, ये कोई ऐसा खिलौना है कि इसके साथ खेलना चाहिए, खेल के उसके साथ जिस तरह से एक बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं, खेल के उसको कभी लत मारते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, खेल के वापस फेंक देते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2019 से लेकर जुलाई सन 2024 तक खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद पर तशद्दुद और जानलेवा हमलों की तादाद 310 है। सन 2019 में ट्रांसजेंडर्स पर 17 हमले हुए। सन 2020 में उन्हें 40 हमलों का सामना करना पड़ा। सन 2021 में 61 वाकयात रूनुमा हुए। सन 2022 में 88 मुतशद्दिद वाकयात हुए। सन 2023 में 61 मरतबा ट्रांसजेंडर्स को निशाना बनाया गया।
जबकि सन 2024 के इब्तदाई 7 माह में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सूबे भर में 43 मरतबा निशाना बनाया गया। इविक्शन कैसे होगी जब केस ही आगे नहीं बढ़ता, जब FIR ही नहीं होती। FIR होने के बाद आपको ख्वाजा सराओं को हमसे या किसी और इदारे से कॉल्स करवानी पड़ती हैं कि हमारा केस आप बात करें, FIR कर दें। पेशावर में ख्वाजा सराओं को मारपीट, तशद्दुद और कत्ल जैसे खतरात का ही सामना नहीं, उन्हें अब जिंदा रहने के लिए भत्ताखोरों को भी भत्ता देना पड़ता है। बहुत बड़ा जो इशू जो ख्वाजा सरा फेस कर रहे हैं वो भत्ताखोरी का है कि ये लोग चूंकि पैसे कमाते हैं और उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया जो है सिर्फ ये नाच गाना ही है, इनका और कोई रोजगार ही नहीं है। और ये जब दूसरे किसी रोजगार पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस का मसला है, लोग उसको कबूल नहीं करते। 7 गैंग रूम बने हुए हैं और उन सब की डिमांड थोड़े पैसे भी नहीं होते। वो 10 लाख से लेके 30 लाख तक, 30 लाख से लेके 50 लाख तक। किसी ने 9 लाख में ट्रांस को राज़ी किया, उन्होंने 9 लाख दे दिया। किसी ने 5 लाख में राज़ी किया, उन्होंने 5 दे दिया। किसी ने 6 में राज़ी किया, किसी ने आईफोन सेट में राज़ी किया, तो बात खत्म हो गई। बाज़ मकामात पर ख्वाजा सराओं को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक गैर मामूली वाकया गुज़िश्ता बरस रूनुमा हुआ, जब अलीशा नामी ख्वाजा सरा को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। उस बेचारी को जब गोलियां लगी थी तो हम उसको लेके गए थे रात के वक्त हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के जो अमला थे वो कभी हमें मर्दाना वार्ड लेके जाते थे, कभी लेडीज़ वार्ड में। जगह ही हमारी वो जो स्ट्रेचर थी ना, उसकी जगह हमें नहीं दे रही थी। और क्योंकि वो जख्मी थी, ब्लीडिंग स्टार्ट थी, और ब्लीडिंग स्टार्ट होती ही वो बेचारी कत्ल हो गई। हमारे ख्वाजा सराओं के जनाजे कभी कभार 9 घंटे 10 घंटे लेट भी हो जाती हैं, क्योंकि कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक जनाजे में ऐसा हुआ था कि कोई तैयार नहीं था, फिर एक मौलवी को हमने पेमेंट पे राज़ी किया कि खुदारा हम आपको जो है अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे, टाइम भी शार्ट है और लेट भी हो चुका है, तो कोई किसी को हम बताएंगे भी नहीं कि आप आए थे और आपने जनाजा पढ़ा। पैसे कितने दिए? 50,000। किसी का ये हक नहीं है कि किसी को किसी भी बेस पे कत्ल करे। और क्यों ख्वाजा सराई सॉफ्ट टारगेट हैं? इस वजह से क्योंकि सबको पता है कि उनके ऊपर अटैक के बाद कुछ नहीं होना। पेशावर में ट्रांस कम्युनिटी के दूसरे मसाइल के साथ साथ उनके लिए तेजी से उभरता हुआ मसला रिहाइश का है। कोई भी ख्वाजा सराओं को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहता। वजह यह है कि लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि अगर ख्वाजा सरा उनके मकान में रहेंगे तो अहले मोहल्ला इसे पसंद नहीं करेंगे। शहर के रिहायशी इलाकों में मकान किराए पर न मिलने के बायस शहर भर के ख्वाजा सराओं ने इकबाल प्लाजा में डेरे डाल रखे हैं, जहां इनकी एक बड़ी तादाद छोटे छोटे फ्लैट्स और कमरों में भरी पड़ी है। जिन प्लाजों में, जिन सिचुएशन में ये लोग रहते हैं, मेरा ख्याल है एक आम इंसान वहाँ सांस भी नहीं ले सकता। हमने मसले हाईलाइट नहीं की, और ये 10 ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि अपने फैमिली ने खुद गैरत के नाम पे उनको बहुत ज़्यादा बेदर्दी से कत्ल किया है। पेशावर और दूसरे शहरों में ट्रांस के साथ मोहलिक बीमारियों के मसाइल भी सामने आते हैं। आम तौर पर इन्हें एड्स जैसी बीमारी का भी सामना है। हमारे ज़्यादा ख्वाजा सरा HIV, हेपेटाइटिस, ये हर एक बीमारी में मुब्तला होते हैं। हम भी तो इंसान है ना, कोई बीमारी हमें भी लाक हो सकती है। जहां ऐसे वाकयात की तहकीक की फौरी जरूरत है, वहां पाकिस्तान के आइन और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के तहत ट्रांसजेंडर्स को मुल्क के दूसरे शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमत को इस हवाले से फौरी कदम उठाने की जरूरत है। रात भी रोंदिया यार भी बस चुप कर अन्नी नहीं पापा खड़ा गया ते असी पापा दे हत्थ फड़े आंदे साडे पापा हत्थ चढ़ा के टुर गए।
हम इन्वेस्टिगेट्स की साल 2024 की तहकीकात। डंकी के जरिए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद हर साल इटली और यूनान के समंदरों में डूब जाती है। कई बदकिस्मत ईरान और तुर्की बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बन जाते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स ने उन बदनसीब माओं से बात की है जो आज भी अपने बच्चों की राह देख रही है। कोई हाल नहीं मेरे को बोलो, सारा पासा सोने मेरा, हाथ भी सोने, तलियां सोने। ऐस मुड़े दी परेशानी वास्ते मेरे को रात भी रोंदिया कर सकता, प्यार भी बस चुप कर। अल्लाह तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरा बच्चा लभ जाए, मैं बुला दियो। है भाई दुआ मांग, अल्लाह सोने मेरा बच्चा मैनू बुला, अल्लाह सोने मेरे बच्चे को, छोटा बच्चा सी, इन्ना भरावां तो निक्का सी। पहले कोई नहीं सी सिलाई, यक से दम एक दिन लाया अपने कपड़े थे पैंटा शर्टा ते अंदर मैं ना वही पैंटा शर्टा लिया ते मैं है की करना पे अंदर मैं मीटिंग ते जाना है, जिथे काम से जाता सी ना अंदर से मैं मीटिंग ते जाना, ते मैं क्या मीटिंग ते जाना है ते तू बस इंजे गोल मगोल ही रखिया सु, सही गल नहीं कोई मां मना करे या क्या सारे ना जाना, मते दिन बदल जाना। अपनी गरीबी तू गरीबी समझ के टूट गया। 6 साल डी काश मुक गई, मैं मुक जाती फिर आई जाए किधरों। 1.5 महीने बाद गए ने उतों ले पिया तू बैठे नशे ते 5 कुछ दिन हो गए पहले मेरी गल हुई फोन ते। 22 सालों का 24 सालों का तो शादी कर दी, साल डेढ़ के 2 छोटे छोटे बच्चे ठीक ठाक खैर कर कितने पुरसन नहीं तो दसन नहीं अपने पापा ना रात नो मेरे लाए बस अम्मी जी मेरा बड़ा बेटा टेबलों तो रोटी को खाना अम्मी जी रोटी को नहीं लभदी। मेरा जड़ा बेटा है ना तू छोटा वो पुलिस उन्हें सुनने कि शिप डुब्बा रहते लेकिन उन्होंने आया कि सह शिप डुबते ने उन्हें किसी बड़े कुछ आख्या भाई पता नहीं शिप डुब्बा हूँ कि डुब्बा हली दी अम्मी यह साढ़े घर रोंदी आ गई इन्होंने सुन सुरोंदी इनू किसी ने इस तरह की गल दस छड़ी पता नहीं कि मैं मगरब की नमाज पढ़ने पी आ गई इशा दी ते आ गई रोंदी आदे ने मनो ना वो बेटा मेरा इन्होंने कहता तुम चुप करो मेरी मामा ना पता चले रोई जाती है चुप कराते नहीं रो चुप कर मैं बाजी क्यों होया कहती शमा सिर डुब गया जुम्मे रात का टाइम सा जी इस टाइम हुई सी गल थोड़ी जी बस आंदे भाई हाल चाल पूछया साडा अम्मी जी सुनाओ क्या हाल मैं ठीक हाँ मैं नहीं आंदी तू सुना अम्मी असीं भी ठीक ठाक हाँ फिर आंदे अम्मी हुणे जे तुहाडे नाल मैं गल करना सिगलन नहीं आण ते फिर ठहर के तुहाडे नाल मैं गल करना मैं ठीक है उहदी शादी लाली मुसी होई जी 3 बच्चे जे 2 बेटियां जे 1 बेटा जी असीं तुहानूं बड़ा रोकिया जे ना जा साडा इक्को पुत्तर तू ला जा साढ़े कोल आंदे अम्मी नहीं तुसीं अब्बू ने एक बारी मनाओ ते बेटे दा नां जे शबास है तियां नूं पता है दोवां बेटियां नूं पता है साडा पापा बाहर टुर गए साडा पापा बाहर टुर गए साडा पापा हुण फोन नहीं करदा मामा साडा पापा फोन नहीं करदा जेड़ा बंदा ही दावे सानूं इन्हां नूं आमदे ने मिलने शिलने ते फिर दसीदा इन्हां नूं भैया तेरे पापा को आए ने चीज़ां लैके आए जे
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਹੱਥ ਚੜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। आखिरी बारी 6वें महीने की 8 तरीक ही ये आख्या से चानस ने अज दुआ करियो। ए वक्त इस वे ना फोन मैसेज ही आंदा अम्मी दुआ करियो चानस है ने ते फिर परते के गल ही को नहीं हुई बेटिया ना। 1.5 साल होंदा बच्चा तो बहुत अच्छा हा, यकीन करो मेरा दिल नहीं मनता। असी टोरिया मजबूर ही आ, पर बच्चे ने मन्नी साडी को नहीं। Back, Father, I got you.